नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब चीन पर आखिरी प्रहार, एलएसी पर जिनपिंग खल्लास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीडीएस विपिन रावत का चीन सीमा पर आर्मी बेस कैंप दौरा, कहा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को तैयार है भारत की सेना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान, बोले भारत दुनिया का पहला देश जहां तैयार हो रहा है कोरोना की 4 वैक्सीन। और जाने सभी टीके की स्थिति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब चीन पर आखिरी प्रहार, एलएसी पर जिनपिंग खल्लास। जी हां दोस्तों, भारत ने गलवान वैली में चीन पर आखिरी प्रहार की मुकम्मल तैयारी कर ली है। सैटेलाइट से मिली इमेज से खुलासा हुआ है कि भारत ने एलएसी के करीब हैवी गन और तोपों की तैनाती बढ़ाई है ताकि चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके। -40 डिग्री तापमान में चीन के सैनिक यहां बेदम हो चुके हैं, जिससे ड्रैगन पहले से दबाव में है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि भारत ने पैंगोंग लेक, रेजांगला और रेचिनला दर्रों के आसपास भारी गोला बारूद और तोप खाने तैनात कर चीन को बता दिया है कि मोदी सरकार के पास उसकी हर चाल का जवाब है। अगर चीन ने कोई भी चालबाजी की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए कमांडर स्तर के 8 दौर की बात हो चुकी है। अब दोनों देशों के बीच जल्द ही 9वें दौर की बातचीत होने वाली है। बीते साल मई से अब तक दोनों देशों के कोर कमांडर चुशुल और मोल्डो में 8 बार मिल चुके हैं। चीन 7वें दौर के बाद कई बार इस बात पर सहमत हो चुका है कि वो अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा और मई से पहले वाली पोजीशन पर लौटेगा, लेकिन आदत के मुताबिक चीन ने ऐसा किया नहीं। चीन की इन्हीं हरकतों को जवाब देने के लिए भारी बर्फबारी और -40 डिग्री में भी भारत के जवान सीना ताने खड़े हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीडीएस रावत का चीन सीमा पर आर्मी बेस कैंप दौरा, कहा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को तैयार है सैनिक। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन सीमा पर भारतीय सैन्य ठिकानों का दौरा किया। उनका यह दौरा ऑफिस में 1 साल पूरा होने को लेकर है। इस बीच प्रभावी निगरानी बनाए रखने और संचालन की तत्परता को बढ़ाने के लिए सैनिकों द्वारा अपनाए गए उपायों को देखने के बाद जनरल रावत ने कहा कि केवल भारतीय सैनिक ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सतर्क रह सकते हैं। भारतीय सैनिकों को कोई नहीं रोक सकता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति अड़िग हैं। जनरल बिपिन रावत ने अभी हाल ही में कहा था कि समान विचारधारा वाले साझेदारों को भारत प्रशांत क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए चीन के प्रयासों के खिलाफ अवरोध बनाने की जरूरत है। आज भारत बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा गारंटर है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों के लिए भूमि और सीमाओं की सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता है, इसलिए खतरों और चुनौतियों की प्रकृति के सही आकलन के आधार पर हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले आधुनिकीकरण कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत संरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम हमारे क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं। पिछले साल विपिन रावत ने संभाला था कार्यभार। बता दें, जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बने ताकि सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के कामकाज के समन्वय स्थापित किया जा सके और देश की सैन्य ताकत को और मजबूती दी जा सके। सीडीएस के गठन का मुख्य उद्देश्य सेना की कमानों को पुनर्गठित करना है ताकि संयुक्त अभियानों के दौरान संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रकाश जावड़ेकर बोले भारत दुनिया का पहला देश जहां तैयारी हो रही है कोरोना की 4 वैक्सीन, जाने सभी टीके की स्थिति। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा और भी कई वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। इसके लिए आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत शायद एकमात्र देश है जहां 4 टीके तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरम के कोविशील्ड को कल आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि लोगों के टीकाकरण के लिए कई राज्यों में ड्राई रन चलाए जा रहे हैं। भारत से पहले यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिया था। अमेरिका ने भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में भारत में कोरोना की 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इनमें कोविशील्ड को वैक्सीन भी शामिल है। कोविशील्ड ऑस्ट्रॉक्सी वैक्सीन है जिसे एस्ट्राजेनेका और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। कोवैक्सीन भारत की बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया जा रहा स्वदेशी टीका है। इन दोनों के अलावा अहमदाबाद में कॉर्डेला हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ज़ायकोव-डी को विकसित किया जा रहा है। साथ ही एनवीएक्स कोविड-2373 को नोवामैक्स के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जा रहा है। 2 अन्य टीके हैं जिनमें से एक एमआईटी यूएस के सहयोग से बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित है। दूसरा एचडीटी यूएस के सहयोग से पुणे स्थित गेनोवा
बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी यूएस के साथ मिलकर एक और वैक्सीन विकसित की जा रही है जो प्री क्लिनिकल चरणों में है। डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा रूप से स्पुतनिक वी का परीक्षण भी चल रहा है। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर ने आपातकालीन उपयोग के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन दिया है। शुक्रवार को विशेषज्ञ पैनल ने सीरम के ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की सिफारिश कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा सरगना जकी उर रहमान लखवी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जकीउर रहमान लखवी को आतंकियों की मदद और पैसे मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जकीउर रहमान लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर 26/11 के हमले की साजिश रची थी। लखवी मुंबई हमले मामले में 2015 से ही जमानत पर था। उससे आतंकवाद निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया। बहरहाल सीटीडी ने उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई इस बारे में नहीं बताया है। इसने कहा सीटीडी पंजाब द्वारा खुफिया सूचना पर आधारित एक अभियान में प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। इसने बताया कि लखवी के लाहौर के सीटीडी थाने में आतंकी वित्त पोषण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया। सीटीडी ने कहा लखवी पर एक दवाखाना चलाने जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण में करने का आरोप है। उसने और अन्य ने इस दवाखाने से धन एकत्रित किए और इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण में किया। उसने इस धन का इस्तेमाल निजी खर्च में भी किया। सीटीडी ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े होने के अलावा वह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। इसने कहा उसके खिलाफ मुकदमा लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत में चलेगा। 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 12 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके दहल उठता है। आतंकी हमले को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपने किताब में दावा किया है कि साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले को लश्कर हिंदू आतंकवाद के तौर पर दिखाना चाहता था। इसके अलावा आतंकी कसाब को वह बेंगलुरु के समीर चौधरी के तौर पर मारना चाहता था। राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में मुंबई हमले समेत कई अन्य मामलों पर भी बड़े दावे किए हैं। किताब के अनुसार आईएसआई और लश्कर आतंकी कसाब को जेल में ही खत्म करना चाहते थे और इसकी जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम गैंग को दी थी। लश्कर के मुंबई हमले के बारे में बताते हुए मारिया ने किताब में लिखा है, अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता तो कसाब चौधरी के तौर पर मरता और हमले के पीछे हिंदू आतंकवादियों को माना जाता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश के कोरोना वैक्सीन के बयान अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा राजनीति से हटकर कुछ नहीं सोच सकते। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक युवा नेता कोरोना वैक्सीन को राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहा है। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सोच नहीं सकते। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एलओसी पाक गोलाबारी में सेनाधिकारी शहीद, भारतीय सेना ने सीमा पार मचाई भारी तबाही। जी हां दोस्तों, पाक सेना की गोलाबारी में सेना का एक नायब सूबेदार राजौरी सेक्टर में शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने उस पार पाक सेना के खेमे में भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर 2 बार गोलाबारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के नौशेरा क्षेत्र में अपराध करीब 3:30 बजे और शाम करीब 5:30 बजे एलओसी के दूसरी तरफ से गोलीबारी किए जाने की घटना सामने आई। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सैनिक पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने आज अपराध करीब 3:30 बजे राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के आसपास छोटे हथियारों से गोलाबारी कर संघर्ष विराम का आकारण उल्लंघन शुरू कर दिया। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि पाक गोलाबारी में सेना का नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हो गए। फिलहाल सेना ने यह जानकारी नहीं दी है कि रविंद्र कहां के रहने वाले थे। सेना प्रवक्ता ने बताया कि
कि भारतीय सेना मुंहफोड़ जवाब दे रही है। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने शाम करीब 5:30 बजे नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 2020 में नियंत्रण रेखा के आसपास पाकिस्तान की ओर से 5100 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। ये पिछले 18 साल में संघर्ष विराम उल्लंघन के सर्वाधिक मामले हैं। आंकड़ों के अनुसार संघर्ष विराम उल्लंघन की इन घटनाओं में 24 सुरक्षा कर्मी समेत 36 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हर चाल पर होगी भारत की नजर, सेना खरीदने जा रही है आधुनिक गश्ती नौकाएं। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना आपकी ताकत में इजाफा करने जा रही है। सेना ने आधुनिक गश्ती नौकाओं को खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। इन नौकाओं के आने के बाद जवानों के लिए चीन की हरकत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। सेना ने बताया कि नई आधुनिक नौकाओं का इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों की निगरानी के लिए किया जाएगा। इससे पहले भी चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कई कदम उठाए हैं। भारत और चीन मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख को लेकर आमने सामने हैं। दोनों देशों में अब तक कई राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में सेना ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आधुनिक गश्ती नौकाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सेना ने बताया कि उसने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार 12 गश्ती नौकाओं के लिए किया गया है। सेना ने ट्वीट कर कहा है कि मई 2021 में नौकाओं की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बड़े जलाशयों में इन नौकाओं का इस्तेमाल गश्ती और निगरानी में किया जाएगा। वहीं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि उसने अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं के लिए बृहस्पतिवार को भारतीय सेना के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किया है। इन नौकाओं में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि गोवा में इन नौकाओं का निर्माण किया जाएगा और विशेष सुविधाओं के साथ यह दुनिया की चुनिंदा नौकाओं में शामिल होगी। बता दें कि भीषण ठंड के बावजूद चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में विभिन्न पहाड़ियों पर करीब 50,000 से ज्यादा सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। सेना ने बताया कि चीन ने भी इतने ही सैनिकों की तैनाती की है। भारत और चीन ने बातचीत प्रक्रिया चालू रखी है ताकि विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाला जा सके, लेकिन चीन हर बार उकसावे की कार्रवाई करके बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार देता है। जिस पैंगोंग झील और आसपास के इलाके की निगरानी के लिए भारतीय सेना अत्याधुनिक नौकाएं खरीद रही है, उसे रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने मई की शुरुआत में गतिरोध शुरू होने के बाद से झील के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 मई को पैंगोंग झील वाले इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में इसी तरह की घटना हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, 15 नेताओं ने छोड़ा साथ। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा। शुक्रवार को पार्टी के स्थापना दिवस को 23 साल पूरे हो गए। स्थापना दिवस पर ही 20 सदस्यों वाली कोंटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोंटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक सोमेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गए। सोमेंदु को हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने नगर निकाय के प्रशासक पद से हटा दिया था। गौरतलब है कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से सोमेंदु को हटाना बदले की भावना से उठाया गया कदम था। राज्य के पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार नगर निगम चुनाव कराने में देरी कर रही है क्योंकि वह अपनी आसन्न हार से भयभीत है। उन्होंने कहा, लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे, चाहे वह निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने कहा, सोमेंदु प्रशासक रहते हुए किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्हें पद से हटा दिया गया है तो वह अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच पार्टी के सिंगूर से विधायक और वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने पुराने नेताओं को किनारे कर भ्रष्ट और बेईमान तत्वों को पार्टी में शामिल करने का रास्ता बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर हमला किया। वह हुगली में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेना की 12 बोट्स, चीन के लिए बनी मुसीबत, लद्दाख में अब भारत से तगड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा तनाव को देखते हुए अब भारतीय सेना हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स खरीदने की तैयारी में है। सेना इन बोट्स को लद्दाख में पैंगोंग झील पर तैनाती करेगी। इन हाई परफॉर्मेंस बोट के जरिए जवान चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इन पेट्रोलिंग बोट्स को भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड से खरीदा जाएगा। हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स पैंगोंग झील पर होगी तैनात।
दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पैंगोंग त्सो झील संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में चीन हमेशा से यहां पेट्रोलिंग के दौरान अपनी बोट के जरिए भारतीय बोट को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने की और भारतीय सेना की बोट को डुबोने की कोशिश करता रहता है। चीन की इन्हीं गतिविधि पर नजर बनाने और जवाब देने के लिए भारतीय सेना 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स खरीदने जा रही है। इन गश्ती नौका के आने के बाद भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी। भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड में आर्मी ने इन पेट्रोलिंग बोट्स को खरीदने के लिए समझौता किया है। 12 पेट्रोलिंग बोट्स को लेकर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। सेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन नौकाओं की डिलीवरी मई 2021 से शुरू हो जाएगी। मात्र 5 महीने में पैंगोंग झील में स्वदेशी नौका सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करने लगेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में भारत के खिलाफ रवैये के लिए चीन की निंदा वाला विधेयक बना कानून, ट्रंप का वीटो हुआ खारिज। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के एक द्विदलीय विधेयक में भारत के प्रति चीन के आक्रामक रुख की निंदा की गई है। यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है क्योंकि सदन ने इस पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। सदन ने 740 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा नीति विधेयक पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। इस विधेयक में कई अन्य चीजों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की निंदा भी शामिल है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट शुक्रवार को कानून बन गया। इसमें एक ऐसा भी प्रस्ताव है जिसमें चीन सरकार से अपील की गई है कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के प्रति सैन्य आक्रामक रुख को खत्म करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 दिसंबर को इस विधेयक पर वीटो इस्तेमाल किया था। हालांकि इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन हासिल हुआ। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनके लिए यह झटके की तरह है। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, आज नए साल के अवसर पर सदन में वोट के साथ संसद ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को कानून बना दिया है। इसमें मेरे प्रस्ताव की कुछ बातें भी शामिल हैं, जिसमें चीन से भारत के प्रति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख खत्म करने के लिए कहा गया है। चीन और भारत के बीच पिछले साल मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों ही देशों के बीच कई चरणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। कृष्णमूर्ति ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ चीन की सेना का हिंसक आक्रामक रुख या कहीं भी इस तरह का रुख स्वीकार्य नहीं है और इस कानून में अंकित बातें भारत और दुनिया के अन्य सहयोगियों को नव वर्ष में प्रवेश के साथ समर्थन और एकजुटता का स्पष्ट संदेश देती है। चीन द्वारा सीमा पर लगातार भारत के प्रति आक्रामक रुख रखने को लेकर नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में गंभीर चिंता प्रकट की गई है। एनडीए में कहा गया है कि चीन को भारत के साथ मौजूदा राजनयिक तंत्रों के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करना चाहिए और विवाद को बलपूर्वक निपटाने की कोशिश से बचना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा चीन, भारत ने की पुख्ता तैयारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से भारत चीन के बीच सीमा विवाद के चलते तनावपूर्ण माहौल कायम है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इसके पीछे की एक वजह चीन की ही वह चालबाजी भी है जो पड़ोसी देश समय समय पर दिखाता रहता है। ड्रैगन की लगातार धोखेबाजी के बाद भी भारतीय सेना पूरी तरह से सचेत है और उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैनात है। सेना ने हाल ही में पैंगोंग झील को चीन की बुरी नजरों से बचाने के लिए कुछ बोट्स का ऑर्डर दिया है। दरअसल इसकी मदद से पैंगोंग झील समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों में स्थित बॉर्डर बॉडीज पर नजर रखी जा सकेगी और जवान उसकी पेट्रोलिंग कर सकेंगे। इस कदम के बाद भारतीय सेना की ताकत लद्दाख में और अधिक बढ़ जाएगी। नए साल पर पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सेना द्वारा किया गया। यह कॉन्ट्रैक्ट नए साल का पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेना ने बोट्स का कॉन्ट्रैक्ट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत घरेलू शिपयार्ड के साथ किया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह भी होगी कि देरी भी नहीं होगी और इसी साल बोट्स मिलनी भी शुरू हो जाएंगी। सेना ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि भारतीय सेना ने एमएस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इससे उच्च ऊंचाई समेत अन्य इलाकों में बॉर्डर बॉडीज पर नजर रखते हुए उनकी पेट्रोलिंग की जा सकेगी। पैंगोंग त्सो झील में भारत चीन दोनों की सेनाएं नावों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए करती हैं। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेना को चीनियों से मुकाबला करने के लिए नई नावों की जरूरत थी। पूर्वी उत्तर सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल ने कहा, चीनी बेहतर नावों का उपयोग कर रहे हैं और वे नावों को तेज गति से चलाते हैं। इससे बड़ी लहरें पैदा होती हैं और हल्के भारतीय गश्ती नौकाओं को दूसरी ओर धकेलती हैं। भारतीय सेना को पहले की तुलना में और अधिक शक्तिशाली नावों की आवश्यकता थी, जिनका अब ऑर्डर दिया गया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर चीन के मिस एडवेंचर के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी पूरी, जवाबी कार्रवाई के लिए की है ऐसी तैयारी। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने पूरी मोर्चाबंदी कर रखी है और चीन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये कहना है रक्षा मंत्रालय की सालाना समीक्षा रिपोर्ट का, जिसे शुक्रवार को जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भले ही एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्योंकि एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, इसके लिए सर्दियों की तैयार पूरी की जा चुकी है और एडवांस विंटर स्टॉकिंग भी हो चुका है। अब भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है ताकि चीन के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब दिया जा सके। गलवान घाटी में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 20 सैनिकों का बलिदान भी 2020 में हमारी सेना की बहादुरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दौरान चीनी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं करने दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने एक तरफा और उकसावे की कार्रवाई करते हुए पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या एलएसी पर एक से ज्यादा जगह पर स्टेटस क्यों बदलने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत ने बिना विवाद को बढ़ाए पूर्वी एलएसी पर अपने दावों की टेटी बनाए रखी। अपनी सालाना रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जबकि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और प्रोटोकॉल्स का पालन किया, चीनी सेना ने गैर पारंपरिक हथियारों के साथ विवाद को बढ़ाने की कोशिश की और बड़ी संख्या में एलएसी पर सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से कम समय में ही अपने सैनिकों को एलएसी पर मोबिलाइज किया और टैंक, तोप, गोला बारूद सहित राशन और जरूरी यूनिफॉर्म को पहुंचाया। भारत के इंजीनियर्स ने सैनिकों की तैनाती के लिए सड़क और पुल बनाने के साथ साथ रहने के लिए शेल्टर्स बनाए। रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में 29 से 30 अगस्त की रात भारत की प्रीएम्प्टिव कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि चीन की विस्तारवादी तरीकों के खिलाफ पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एलएसी के साथ साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सटी एलओसी पर भी दुश्मन के इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को लगातार जारी रखा। रिपोर्ट में वायुसेना और नौसेना के ऑपरेशंस और मित्र देशों के साथ किए गए साझा युद्धाभ्यास के साथ साथ नए हथियार, लड़ाकू विमान और युद्धपोतों के जंगी बेड़े में शामिल होने के बारे में विस्तार से लिखा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।